नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आपके साथ खबरों में हूं साक्षी मिश्रा। आज दिल्ली के इंडिया गेट पर हम दोनों मौजूद हैं। तो इंडिया गेट से ही न सिर्फ दिल्ली की बल्कि देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको आगे बताएंगे फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में, और उसके बाद होगा फ्रेश एंड फास्ट। तो हर एक खबर को हर एक अपडेट के साथ में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ में बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सुशीला कार्की का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है नेपाल की प्रधानमंत्री बनाए जाने को लेकर। फिलहाल अभी भी हालांकि तय नहीं किया गया, लेकिन नाम सबसे आगे चल रहा है। तो नेपाल में देखिए हालात फिलहाल कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। हिंसा रुक चुकी है क्योंकि सेना ने पूरी देश को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर किसके हाथ में कमान होगी अब सत्ता की। तो ऐसे में सुशीला कार्की का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय हो चुका है। देखिए, सुशीला कार्की की अगर बात की जाए तो पहली महिला न्यायाधीश नेपाल की वो रह चुकी हैं और इसी वजह से उनका नाम प्रमुख तौर पर लिया जा रहा है। कारण ये भी है कि सुशीला कार्की हर बार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज है उसको प्रमुख तौर पर रखती आई है। यही कारण है कि सुशीला कार्की का नाम फिलहाल लिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार को लेकर के युवाओं का जो गुस्सा था वो चरम पर था, और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि बालिन शाह ने भी सुशीला कार्की के नाम पर सहमति जताई थी। और युवा क्योंकि बालिन शाह को बहुत चाहते हैं, बालिन शाह को भी पीएम के तौर पर देखना चाहते थे, ऐसे में सुशीला कार्की के नाम पर अब सहमति बनती हुई नजर आ रही है। और इस बीच एक और बड़ा अपडेट के लिए डेडलाइन दिया है सुबह 11 बजे तक का। सुशीला कार्की के नाम के ऊपर चर्चाएं जरूर चल रही है, लेकिन अभी तक नाम के ऊपर सहमति नहीं बनी है। हालांकि आरोप ये भी लगते हुए सुशीला कार्की के ऊपर नजर आ रहे हैं कि वो भारत की समर्थक है, और ये भी कारण है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके खिलाफ कर रहे हैं। अच्छा, आप यूथ हो, जेन जी का ये प्रोटेस्ट था, क्या थॉट है आपकी, क्या चाहते हो आप लोग, क्या सोच है, क्या चाहते क्या हो? व्हाट डू यू वांट एक्चुअली? Like we just need to make our country clean and not to be a corrupted once again. Like we just change our things. पशुपतिनाथ का देश है, ये गौतम बुद्ध का देश है, ये सीता का देश है, ये मुक्तिनाथ का देश है, ठीक है, ये पाथीभरा का देश है। तो इस देश का मूल पहचान ही हिंदुत्व है। ये धार्मिक देश है, ये तपोभूमि है। नेपाल में जो कुछ गौ हत्या को बढ़ावा दिया जा रहा था। नेपाल की जो जनता है परंपरागत रूप से वो गौ भक्त रही है, गौ हत्या को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं कर सकती है। तो गौ हत्या करके उसका वीडियो बना के जब सोशल मीडिया पे घुमाया जाने लगा तो वहाँ की जनता विरुद्ध हो गई इस सरकार के। और जब सरकार के विरुद्ध हो गई तो सरकार ने समझा कि ये हमारे विरुद्ध है तो हम सोशल मीडिया ही बंद कर देते हैं। तो उन्होंने सोशल मीडिया बंद कर दिया, तो उससे और गुस्सा फूट पड़ा। वहाँ पर मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। युवाओं में फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला गया, ताकि युवाओं को कोई प्रवेश नहीं दे रहे थे, यही एक बात है। पर जब भी कोई आंदोलन हो जाता है असामाजिक तत्व उसमें घुस जाते हैं, और लगता भी है इसमें कोई और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है। नेपाल में शांति स्थापित हो। जितने भी युवा हैं हम उनसे प्रार्थना करेंगे, जोश में आप होश ना खोना। देश अपना है, देश को आगे ले जाना है, नेपाल को बहुत आगे ले जाना है। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर आज सीपी राधाकृष्णन सुबह 11 बजे शपथ लेने वाले हैं। बीते दिन जहाँ वोटिंग हुई उनको 452 जो वोट है वो मिले, और उसके बाद में फिलहाल आज उपराष्ट्रपति पद के तौर पर वो शपथ लेने वाले हैं। देश के नए उपराष्ट्रपति वो बन चुके हैं, और उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में जीत हासिल करने वाले सीपी राधाकृष्णन आज शपथ ग्रहण कर लेंगे। मंगलवार को चुनाव में उन्होंने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीत दर्ज की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 10 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में आज राधाकृष्णन को शपथ दिलाने वाली हैं। वहीं आगे बढ़ते हुए बिहार चुनावों की बात कर लेते हैं, जिसमें यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद का एक बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में शंकराचार्य की एंट्री होने वाली है। दरअसल उनके शिष्यों के चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है, और इसके लिए वो प्रचार खुद करने के लिए वहां पर पहुंचेंगे भी, ये भी खबर है। तो आपको बता दें कि अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगेंगे शंकराचार्य। आरजेडी और जेडीयू दोनों पार्टियों पर उन्होंने निशाना भी साधा है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले तैयारियां जोरों शोरों पर है। ऐसे में अलग अलग जो बयानबाजी है उसका सिलसिला भी जारी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिहार चुनाव में नजर आ सकते हैं। अपने शिष्यों के लिए
जो कि उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे, उनके लिए वो वोट मांगेंगे। सियासी जो अखाड़ा है उसमें हम सियासत के लिए नहीं जा रहे हैं। हम वहाँ जा रहे हैं अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के सम्मान की रक्षा के लिए, अपने देश के बहुसंख्यक निवासियों की भावनाओं की रक्षा करने के लिए, और वो है गौ माता की रक्षा और उनको माता का सम्मान। लंबे समय से ये मांग सरकारों से की जाती रही है, लेकिन हमारा वोट लेकर के बनने वाली सरकारें कभी भी हमारी इस भावना पर ध्यान नहीं देती हैं, और इसीलिए अब ये जरूरी हो गया कि हम उनको वोट देना बंद करें और उस व्यक्ति को अपना वोट देना शुरू करें जो इस कार्य के लिए अपने आप को दृढ़ता के साथ प्रस्तुत कर रहा हो। तो ये बात हम वहाँ के लोगों को बताएंगे और हर विधानसभा में एक एक प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे कि भाई ये गाय के लिए खड़े हैं और साथ ही साथ तुम्हारी हर उस भावना के लिए खड़े हैं जो तुम्हारी भारतीय भावना है, इनको वोट दो। तो धीरे धीरे लोग इस बात को समझेंगे और देना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे राजनीति का परिष्कार होगा, देश में भारत की भावना को बल मिलेगा। और एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सीआरपीएफ ने सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर के ये कहा है कि राहुल गांधी प्रोटोकॉल नहीं मानते हैं। पिछले 9 महीने में 6 बार वो विदेश गए हैं। सीआरपीएफ ने प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से शिकायत की। सीआरपीएफ का ये भी कहना है कि राहुल गांधी सुरक्षा के प्रोटोकॉल तो नहीं मानते हैं। अब सीआरपीएफ ने खड़गे को लेटर लिखकर प्रोटोकॉल तोड़ने की शिकायत की है और ये भी कहा कि 9 महीने में 6 बार विदेश गए हैं, लेकिन इसकी जानकारी तक वो सीआरपीएफ को देते नहीं है। मॉरिशस के पीएम भारत के दौरे पर इन दिनों आए हुए हैं और आज प्रभु राम की नगरी अयोध्या में वो मौजूद रहकर प्रभु राम के दर्शन करने वाले हैं। तो भूटान के पीएम के बाद अब मॉरिशस के दूसरे राष्ट्राध्यक्ष होंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, जो रामलला के दर्शन और पूजन करेंगे। प्रभु श्री राम के दरबार में शीश नवाने जाएंगे राम गुलाम। अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे मॉरिशस के पीएम। हिंदुस्तान में सनातन की सबसे बड़ी पहचान अयोध्या की चर्चा एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में है, क्योंकि भारत दौरे पर आए मॉरिशस के पीएम डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम आज अयोध्या जाएंगे, जहां वो रामलला का दर्शन पूजन करेंगे। भूटान के प्रधानमंत्री के बाद अब मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर गुलाम दूसरे राष्ट्राध्यक्ष होंगे जो अयोध्या आकर रामलला का पूजन करेंगे। राम गुलाम वाराणसी से सुबह 11 बजे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका मॉरिशस के पारंपरिक शैली के अनुसार रेड कार्पेट पर स्वागत करेंगे। राम मंदिर में प्रधानमंत्री राम गुलाम करीब 1.5 घंटे रुकेंगे। इस दौरान वो प्रभु श्री राम का विधिवत पूजन करेंगे और मंदिर निर्माण कार्य का अवलोकन करेंगे। इसके बाद वो परिसर स्थित जटायु और अंगद टीले पर पहुंचकर प्राचीन शिव मूर्ति का जलाभिषेक भी करेंगे। इससे पहले मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने वाराणसी में आलिशान क्रूज से विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती देखी। देवभूमि उत्तराखंड में बाढ़ की और बारिश की जो मार पड़ी है, इस मानसून के मौसम में जबरदस्त तबाही देखने को मिली। कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। ऐसे में अब केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर डटकर खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे, वहां पर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा उनके द्वारा लिया गया, जिसके बाद में राहत के लिए उन्होंने 1200 करोड़ रुपए की राशि देने का ऐलान किया है और कहा है कि जिन्होंने अपना सब कुछ गंवाया है, उनके पुनर्विकास के लिए, उनको वापस से सब कुछ देने के लिए सरकार हर वो काम करेगी जो कि उनके लिए है। देवभूमि के दर्द को पीएम मोदी का मरहम। कुदरत का कहर झेल रहे उत्तराखंड को राहत। पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत का कोहराम देखने को मिला है। उत्तराखंड में भी प्रकृति ने ऐसा प्रलय मचाया कि लोग त्राहिमाम करने लगे।
दर्द में डूबे देवभूमि के लोगों के लिए पीएम मोदी ने 1200 करोड़ की सहायता राशि का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड का दौरा किया, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान आपदा प्रभावित इलाकों के लिए और नुकसान झेल रहे लोगों के लिए 1200 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की। इसमें पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपए की सहायता की घोषणा की। पीएम मोदी को उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वे भी करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण वो हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सके। उन्होंने राजधानी देहरादून में ही राज्यपाल सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। पीएम मोदी ने जौली ग्रांट एयरपोर्ट पर ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। उन्होंने प्रभावितों को भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार उनके साथ खड़े हैं। प्रभावितों को हर संभव सहायता दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि धराली में अपना सब कुछ गंवाने वालों के पुनर्वास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहने वाले हैं। ज्ञान भारतम पोर्टल का आज लॉन्च होने वाला है। इसके लिए विज्ञान भवन वो पहुंचेंगे। आपको कार्यक्रम के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ज्ञान भारतम में भाग लेंगे। ये सम्मेलन 4:30 बजे शाम को शुरू होगा और इसके लिए खास तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि 4:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। ये एक विशेष डिजिटल मंच है, जिसका उद्देश्य पांडुलियों और डिजिटलीकरण, संरक्षण और आम जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करना है। पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण और पांडुलिपि धरोहर के जरिए भारत की ज्ञान परंपरा को फिर से स्थापित करना भी इसका मकसद होगा। और इसी के साथ फिर इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मध्य प्रदेश में अलग अलग तरीके से साक्षी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर गड्ढों को लेकर के कांग्रेस नेता खंडवा में एक बार फिर से विरोध करते हुए नजर आए। अब आप सोचिए कि यहाँ पर कांग्रेस नेता ने सड़कों पर एलियन को उतारा और तो और विरोध दर्ज कराने के लिए ये एलियन गड्ढों के पास जब पहुंचता था तो कैसे बेहोश हो रहा है, आप भी देखिए। कह रहे हैं खंडवा के लोगों को चांद का रास्ता मत दिखाना। इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, बाप रे बाप। एमपी के खंडवा में खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। खंडवा शहर के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी ने अंतरिक्ष यात्री बनकर कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर गड्ढों का मुआयना किया और विरोध स्वरूप अंतरिक्ष यात्री गड्ढे को देखकर बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। अरे गड्ढे में गिर गया, गड्ढे में। कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शनकारी एलियन को नगर निगम के मुख्य द्वार से लेकर कलेक्ट्रेट तक घुमाते रहे और शहर के गड्ढों को नापते हुए उनका मजाकिया अंदाज में ब्यौरा जनता के बीच साझा करते दिखे। खंडवा के लोगों को चांद का रास्ता मत दिखाना। इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन, बाप रे बाप। कांग्रेस के इस अनूठे विरोध प्रदर्शन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े। हर किसी की निगाहें इस अनोखे प्रदर्शन पर टिक गई। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी और नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर ने किया। प्रतिभा रघुवंशी ने कहा कि खंडवा की जनता को बीजेपी ने लावारिस हालत में छोड़ दिया है। खंडवा के आम जनमानस की सुनवाई तो खंडवा के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं, चाहे वो महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, क्योंकि अभी निकट भविष्य में कोई चुनाव नहीं है। इन्होंने लावारिस खंडवा की जनता को उसके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ होने के लिए छोड़ दिया है। उधर कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर खंडवा नगर निगम के महापौर अमृता अमर यादव ने कहा कि कांग्रेस केवल विरोध के लिए विरोध कर रही है, उसका मकसद केवल राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करना है। अब बात कानपुर के बेकनगंज इलाके में अचानक से एक 3 मंजिला इमारत में आग लग जाती है और अंदर 10 लोग फंस जाते हैं। और ये आग इतनी भयावह थी कि कुछ मिनटों के अंदर ही पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। और सोचिए कि पानी की बौछार एक तरफ से की जा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पानी का भी कोई असर आग पर हो नहीं रहा था। आग और तेजी के साथ भड़कती जा रही थी। देखिए आप आग इतनी भीषण है कि पानी के बौछार भी बेअसर होती दिख रही है। देखिए आग की लपटों ने सब कुछ खाक करने की ठान ली है। आग इतनी भयंकर लगी कि कानपुर के बेकनगंज में हड़कंप मच गया। टीना मार्केट के पास इस 3 मंजिला मकान में आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते पूरा मकान धुएं में डूब गया। सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस मकान के अंदर 10 लोग फंस गए थे, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ऐसी आग देख आसपास के लोग घबरा गए।
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि काबू पाना आसान नहीं था। मकान के चारों तरफ कबाड़ का ढेर था, जिसने आग को और भड़का दिया। फिर भी फायर ब्रिगेड ने हार नहीं मानी। घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। तीसरी मंजिल पर फंसे 10 लोगों को एक एक करके सुरक्षित निकाल लिया गया। नेपाल में हिंसा हुई, आगजनी हुई, जिसकी लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उसका असर भारत में भी अब दिखने लगा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में नेपाल से सटे जो इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ पर दुकानें बंद हैं और दुकानें अगर खुली भी हैं तो ग्राहक नहीं आने की वजह से दुकानदार बेहद परेशान हैं। तस्वीरें नेपाल सीमा से सटे यूपी के बहराइच की हैं। कभी ये बाजार गुलजार रहा करता था, दुकानों में भीड़ रहती थी, लेकिन अब यहाँ सन्नाटा पसरा है। दुकानें खुली तो हैं, लेकिन ग्राहक ना के बराबर हैं। दरअसल नेपाल में हुई आगजनी, हिंसा और उपद्रव का सीधा असर यहाँ के बाजार पर भी पड़ा है। दुकानों में सन्नाटा पसरा है। दुकानदार हाथ पर हाथ रखकर मायूस होकर खाली बैठे हुए हैं। अब दुकानदारों को अपनी रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। नेपाल सीमा से सटे भारतीय बाजार रुपई डीहा के दुकानदारों का कहना है कि उनकी 90% बिक्री नेपाल के ग्राहकों पर आधारित है। हर रोज रुपई डीहा बाजार में हजारों की संख्या में नेपाली ग्राहक आते हैं, लेकिन अब सन्नाटा पसरा हुआ है। हालात बहुत खराब है, सुबह से कोई कस्टमर भी नहीं आ रहा है, कल रात से ही बॉर्डर भी बंद है। भारतीय बाजारों में रुपैया की ऐसी मार्केट है जो नेपाल पे डिपेंड है। यहाँ पे दुकानों पे बोनी नहीं हुई है और आधे से ज़्यादा दुकानें खुली भी नहीं है, और जो खुली है उनकी दुकानों पे बोनी नहीं हुई है। यहाँ पे व्यापार ना के बराबर हो गया है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंड है नेपाल के ऊपर बिजनेस जितना भी है टोटल यहाँ पे, और बंद होने की वजह से बाहर व्यापार एकदम जीरो हो गया है यहाँ पर। सिर्फ यही मार्केट नहीं, अगर समूचे उत्तर भारत की बात करें तो बनबसा, गौरी फंटा, रुपई डीहा, बढ़नी, सोनोली सहित आधा दर्जन से ज्यादा ऐसे बाजार हैं जिनकी कमाई नेपाली ग्राहकों से होती है। पर अब नेपाल की बिगड़ी व्यवस्था की वजह से सारा कारोबार ठप है। इन दुकानदारों को भी नेपाल में हालात सामान्य होने का इंतजार है। कि बीते दिनों दिल्ली एनसीआर में खास करके कुत्तों के काटने को लेकर बहुत ज्यादा बवाल मचता हुआ नजर आया। पूरा मामला कोर्ट तक गया, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अगर यहाँ पर किसी को कोई कुत्ता काटता है तो उसे 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। और इतना ही नहीं साक्षी, अगर किसी की मौत हो जाती है डॉग बाइट की वजह से, रेबीज की वजह से, तो 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। और क्या नियम इसके लिए अब तय किए गए, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में आप। हरियाणा में कुत्ते के काटने पर मिलेगा मुआवजा। मौत पर 5 लाख और काटने पर 20,000 की मदद। अगर आप हरियाणा में रहते हैं और डॉग बाइट का शिकार हो जाते हैं तो अब आपको हरियाणा सरकार मुआवजा देगी। हरियाणा सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आवारा कुत्तों के काटने पर मौत या फिर विकलांगता के होने पर 5 लाख तक मदद भी की जाएगी। इसके अलावा डॉग बाइट पर 20,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा सरकार ने डॉग बाइट के केस में मुआवजा देने के लिए कुछ खास शर्तें भी रखी हैं। आवारा या पालतू कुत्ते ने काटा या हमला किया हो, हमला सार्वजनिक स्थान पर हुआ हो, जानवर को हमला करने के लिए उकसाया न गया हो, कुत्ते के हमले के कारण शारीरिक चोटें आई हों, परिवार की सालाना आय 1,80,000 से कम हो। लाभ केवल हरियाणा के निवासियों को ही मिलेगा। और अगली खबर उन लोगों के लिए है जो बुलेट अपनी जो मोटरसाइकिल होती है उसकी मॉडिफाई कराते हैं, पटाखों जैसी आवाज बनाते हैं, इसके अलावा सड़क पर फर्राटे भरते हुए लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। दरअसल राजस्थान के हनुमानगढ़ पुलिस ने एक ऐसा सबक सिखाया है इन लोगों को, जिससे ये लोग जब प्रेशराइज्ड हॉर्न या फिर मॉडिफाइड साइलेंसर अपनी बाइक में लगाने के बारे में सोचेंगे तो इससे पहले कई बार अपने आप से ही सवाल करते हुए भी नजर आएंगे। क्यों, आप देखिए पूरी खबर। सड़क पर करीब 100 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे और प्रेशर हॉर्न रखे हुए हैं। बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान के हनुमानगढ़ की हैं। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने और ध्वनि प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ये सख्त कदम उठाया है। यातायात पुलिस ने बीते 2 महीनों में कार्रवाई करते हुए 125 से ज्यादा बुलेट मोटरसाइकिलों के प्रेशर हॉर्न और मॉडिफाइड साइलेंसर हटवाए। अब उन्हें नष्ट किया गया है। 125 बुलेट जो सीज किए गए थे और उनके साइलेंसर उतरवाए गए। निर्देशानुसार उनके जो प्रेशर हॉर्न लगाए गए थे उनको भी उतरवाया गया। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई, उनको सीज किया गया और ये लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा।
और आज हमने इनको बुलडोजर के माध्यम से इसका किया गया है, निस्तारण किया गया है। पुलिस ने साफ हिदायत दी है कि शहर में बुलेट साइलेंसर को मॉडिफाइड कराकर पटाखे बजाने और प्रेशर हॉर्न से आम लोगों को भयभीत करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। सोचिए कि अगर कि एक छात्रा ने सुसाइड करने की कोशिश करी, बिल्डिंग पर जाकर खिड़की से कूदने के लिए वहां पर खड़ी हो गई, जिसको देखकर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। अब जब भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई तो वो लड़की से बार बार गुहार लगाने लगे कि मत जंप करो, अपनी जान मत दो। उसके बाद क्या लड़की ने उनकी बात सुनी, देखिए रिपोर्ट में। खिड़की के बाहर छज्जे पर छात्रा खड़ी है और नीचे कोहराम मचा है। लोग छात्रा को समझाने बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क की हैं। यहाँ कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज के कैंपस में उस वक्त कोहराम मच गया जब नर्सिंग की पढ़ाई करने वाली ये छात्रा इस तरह छज्जे पर खड़ी कूदने को तैयार दिखाई दी। छात्रा ने हैरेसमेंट का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि छात्रा जब दूसरी मंजिल पर खिड़की से बाहर निकलकर खड़ी हुई थी तो उसने बाकायदा अनाउंसमेंट किया कि उसको परेशान किया जा रहा है। इससे तंग आकर वो अपनी जान देने जा रही है। नीचे छात्रों और कॉलेज स्टाफ की भीड़ जमा हो गई। लोग छात्रा को समझाने बुझाने लगे। इससे पहले कि छात्रा कूदती, छात्रों ने जाकर उसे बचा लिया। खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अब मामले की जांच की जा रही है। छात्रा के आरोप पर इंस्टीट्यूट की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। नोएडा में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक परिवार को 36 घंटे तक दहशत में रखा। दरअसल इनकी फैंसी लाइफ में एक कोबरा घुस गया था। अब आप जरा सोचिए कि दहशत का आलम क्या होगा। क्या कुछ वो तस्वीरें होंगी कि अगर आपके घर में किचन की सीलिंग में सांप दिख जाए या लाइट के अंदर कोबरा दिख जाए। ऐसा ही कुछ हुआ जहाँ पर 36 घंटे तक कैसे घर वाले दहशत में रहने को मजबूर हुए, आप भी देखिए। ऐसी तस्वीर जिस भी घर में दिखेगी वहाँ यकीनन पूरे घर में खौफ पसर जाएगा। यही इस घर में हुआ ये कि किचन की फैंसी लाइट में एक कोबरा सांप घुस गया। सोचिए जिस घर में ये हुआ उसमें रहने वालों की क्या हालत होगी। फैंसी लाइट में कोबरा को देखकर घर में हड़कंप मच गया। इस घर में रहने वालों ने देखा कि लाइट के ऊपर कुछ हिल रहा है। जब गौर से देखा तो कोबरा नजर आया। उसके बाद सबके होश उड़ गए। ये नोएडा के सेक्टर 51 के डी ब्लॉक के एक मकान की घटना है। देखिए कैसे पूरा सांप साफ नजर आ रहा है। सांप को यहाँ देख घर वालों ने फौरन वन विभाग को फोन लगाया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। सांप लाइट और सीलिंग के बीच फंस गया। परिवार ऊपर के कमरों में कैद हो गया। 2 दिन तक किचन बंद रहा। खाना बाहर से मंगवाना पड़ा। वन विभाग की टीम और सपेरे ने लगातार 36 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आखिरकार पाउडर डालने के बाद सांप बाहर निकला और सुरक्षित पकड़ लिया गया। कभी कभी लोग अपनी हदों को बहुत ज्यादा पार कर देते। पूरी दुनिया ये विचार करती रहे और ये सोचती रहे कि इस शख्स की मौत के पीछे हार्ट अटैक वजह है, और उसके बाद जब खुलासा हो तो चौंकाने वाला हो। दरअसल बुलंदशहर की खबर है जो आपको हैरान कर देगी। यहाँ हार्ट अटैक से मरने की वजह सामने आने के बाद अब ये पता चला है कि इस शख्स की जो कत्ल था वो उसकी पत्नी नहीं की थी, पूरी प्लानिंग के साथ। भतीजे के साथ अवैध प्रेम संबंध में पति ओमपाल आड़े आ रहा था और विरोध जता रहा था। इसी बात पर उसे शातिराना अंदाज में ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन प्रीति और उसके प्रेमी अभय का जुर्म छिप न सका। हत्या का राज खुलते ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। मामला बुलंदशहर के बीबी नगर क्षेत्र के गांव परतारपुर का है। महिला और उसके प्रेमी पिछले 2 साल से प्रेम संबंध में थे और उसका पति जो है इस प्रेम संबंध में बाधक बन रहा था। इस बाधा को हटाने के लिए दोनों ने मिलकर जो है मृतक की जो है गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी प्रीति ने अपने पति ओमपाल को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी भतीजे अभय के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और 8 सितंबर की देर रात मौका मिलते ही चुन्नी से ओमपाल की गला दबाकर हत्या कर दी और हार्ट अटैक का हल्ला मचा दिया। लेकिन अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद ही हत्या का राज खुल गया। ओमपाल के पड़ोस में उनका बड़ा भाई करण का परिवार रहता है। करण की 12 साल की बेटी वारदात की रात अपने चाचा मृतक ओमपाल के घर में सो रही थी। हत्या की वारदात के दौरान ही उसकी नींद खुल गई थी। तब से वो बहुत डरी सहमी थी। उसे भरोसे में लेकर पूछा गया तो उसने सच बता दिया। कतर की राजधानी दोहा